इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने है धर्मवीर भारती जी का कह सकते हैं कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। और हम इसके शुरुआती पन्नों में गोता लगा रहे हैं। हाँ, वो हिस्से जहाँ कहानी की नींव रखी जाती है। हमारा फोकस रहेगा इलाहाबाद शहर के उस खास मिजाज पर और जो मुख्य किरदार है चंदर, सुधा, पम्मी, बर्टी, उनके उलझे रिश्तों की वो पहली आहट पर। सही है। मिशन है कि इन शुरुआती लम्हों से कुछ गहरे मतलब निकालें। बिल्कुल, क्योंकि ये उपन्यास अपनी भावनात्मक गहराई और किरदारों के बीच के अनूठेपन के लिए ही जाना जाता है। हाँ, और ये शुरुआती हिस्से हमें उस दुनिया की बुनियाद दिखाते हैं जिसे भारती जी ने रचा है। तो देखते हैं क्या खास मिलता है इनमें। अच्छा, तो शुरुआत ही इलाहाबाद के बड़े काव्यात्मक वर्णन से होती है। हाँ, वो वर्णन बहुत मशहूर है। श्रोत इसे एक मनमौजी कलाकार का शहर कहते हैं। हाँ, जहाँ गलियां संकरी हैं पर सड़कें चौड़ी, मौसम बेपरवाह और हवा में एक अजीब सी रोमानियत। एक विरोधाभास है शहर में। हाँ, बड़ा विरोधाभासी सा शहर लगता है ये। और ये सिर्फ शहर का मिजाज नहीं है, जैसा आपने कहा, ये विरोधाभास संकरी गलियों और चौड़ी सड़कों का ये किरदारों के अंदर भी झलकता है, मुझे लगता है। अच्छा, कैसे? उनकी अपनी उलझनें, उनके रिश्तों की बनावट, वो सब इसी शहर के मिजाज से कहीं ना कहीं जुड़ी लगती हैं। ये सेटिंग महज एक पृष्ठभूमि नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किरदारों की अंदरूनी कश्मकश का एक तरह से आईना है। दिलचस्प। फिर आते हैं किरदार। सबसे पहले चंदर कपूर। चंदर पढ़ाकू, जिसे श्रोत सुबह से भी ज्यादा मासूम कहते हैं। हाँ, बड़ी प्यारी उपमा है। और अपने संरक्षक डॉक्टर शुक्ला पर पूरी तरह निर्भर है। जी। और फिर है डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा। सुधा, हाँ। चंदर के साथ उसका रिश्ता बड़ा अजीब है। अजीब, हाँ, अनोखा कह सकते हैं। बचपना है, गहरा लगाव है, एक हक जताना भी है, पर कोई नाम नहीं। बिल्कुल परिभाषित नहीं है। वो चंदर से अपने काम करवाती है, उस पे हुक्म चलाती है। हाँ। लेकिन सब कुछ एक मासूम अधिकार के साथ। और यही मासूम अधिकार तो इस रिश्ते की जान है शायद। आप मानते हैं ये उपन्यास की धुरी है, ये रिश्ता? बिल्कुल, चंदर और सुधा का रिश्ता ही केंद्र में है। उनकी बातचीत में मासूमियत और स्नेह तो साफ दिखता है, पर उसके नीचे एक अनकहा तनाव भी महसूस होता है। तनाव किस तरह का? ये महज बचपन का प्यार नहीं है। इसमें समाज की जो अनदेखी लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, उनको छूने की एक अनजानी कोशिश भी दिखती है। अच्छा। उनका ये अधिकार और आकर्षण जितना स्वाभाविक लगता है, उतना ही उस वक्त के सामाजिक दायरे को कहीं ना कहीं चुनौती देता हुआ भी नजर आता है। कहानी फिर हमें रोजलॉन बंगले ले जाती है। हाँ, रोजलॉन। बाहर से वीरान, अंदर से बिल्कुल अलग। यहाँ चंदर की मुलाकात होती है पम्मी डी क्रूज से। पम्मी आधुनिक, बेबाक, थोड़ी रहस्यमयी, सुधा से एकदम अलग। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है सुधा से। और उसका भाई बर्टी। बर्टी एक दुखद पात्र। हाँ, जिसकी दुनिया अपनी मृत पत्नी की याद में लगाए गुलाबों तक सिमट गई है। पम्मी बताती है कि पत्नी की मौत के बाद उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। हाँ, एक दुखद कहानी जो माहौल में भारीपन घोल देती है। और पम्मी और सुधा का ये कॉन्ट्रास्ट बहुत दिलचस्प है, जैसा आपने कहा। हाँ, पम्मी का यथार्थवाद, शायद थोड़ा निंदकपन भी। निंदकपन? हाँ, वो सुधा की आदर्शवादी दुनिया के सामने खड़ा होता है। बिल्कुल। और बर्टी की कहानी पत्नी का किसी और से प्यार, उसकी मौत, और फिर पम्मी का उन गुलाबों को फेंक देना। हाँ, वो गुलाब फेंकने वाली बात। ये प्यार वलॉस्ट हानि, विश्वासघात और यादों की कितनी कड़वी सच्चाई सामने रखता है। सही कहा। ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों की असलियत पर एक तरह की टिप्पणी है। इसी बीच सुधा की सहेली गेसु काजमी का भी जिक्र आता है। गेसु? हाँ, जो शायर है, पर सुधा से ज्यादा व्यावहारिक लगती है। उनकी बातों से कॉलेज जीवन और भविष्य, खासकर शादी को लेकर उनके अलग नजरिए का पता चलता है। हाँ, और गेसु का किरदार सुधा की कल्पनाशीलता और दुनिया से उसके थोड़ा अलग जुड़ाव को और उभारता है। कैसे? देखिए, जहाँ गेसु शायर होकर भी जमीन पर है, प्रैक्टिकल है। हाँ। वहीं सुधा बिना शायरी के भी जैसे सपनों में जीती है। सही। तो ये दोस्ती सुधा के चरित्र की परतों को समझने में मदद करती है, खासकर उसके अंदर के आदर्शवाद और शायद पलायनवाद को भी। तो इन शुरुआती हिस्सों में ही मासूमियत और अनुभव, हाँ, आदर्शवाद और यथार्थवाद, इनके धागे खुलने लगते हैं। बिल्कुल। और अलग अलग तरह के मानवीय रिश्ते दिखते हैं। कौन कौन से? जैसे चंदर सुधा का वो बेनाम स्नेह, हाँ, पम्मी की वो बेबाकी, उसका यथार्थवाद, बर्टी का दुख में डूबा जुनून, हाँ, और सुधा गेसु की दोस्ती में छुपा हुआ कॉन्ट्रास्ट।
ये सब सिर्फ किरदारों का परिचय नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं के जटिल जाल की पहली झलक है। स्नेह है, निर्भरता है, चंचलता है, और साथ ही छिपी हुई उलझने और दर्द भी। बिल्कुल, दर्द भी। तो गुनाहों का देवता की ये पहली झांकी हमें इलाहाबाद की गलियों से चंदर, सुधा, पम्मी और बर्टी की जिंदगियों के चौराहे पर लाके खड़ा कर देती है। हाँ, एक ऐसे मोड़ पर जहां से कई रास्ते निकलते हैं। मासूमियत, प्यार, त्रासदी और उलझे हुए जज्बातों का एक ताना बाना। सही कहा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये तथाकथित गुनाह जिनकी तरफ उपन्यास का शीर्षक इशारा करता है, हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। वो समाज की बनाई नैतिकता का उल्लंघन मात्र है, या फिर इंसानी जज्बातों की वो पेचीदगियां, वो उलझने हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। क्या पता। शायद मासूमियत और गुनाह उतने अलग हैं ही नहीं जितना हम सोचते हैं। ये सवाल पाठक के जहन में छोड़ जाना ही, मुझे लगता है, इन शुरुआती पन्नों की सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक गहरा बिंदु।